बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर भी और हमारे जो सारे सूबाई मिनिस्टर्स बैठे और मेंबर्स पार्लियामेंट, ख्वातीन हज़रात, देखें, जब मैंने पार्टी 25 साल पहले शुरू की तो हमारा जो नस्ब-उल-ऐन था, जो हमारा मंशूर तब था, उसमें बड़ा वाज़ेह था कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है, जो कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब पाकिस्तान के ऊपर जो अपनी विजन दी कि ये मुल्क क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा इस्लामी फलाई रियासत। और जब भी मुसलमान इस्लामी फलाई रियासत की बात करता है तो मदीना की रियासत होती है। तो ये हमारा 25 साल से ये स्ट्रगल थी और मेरी कोशिश थी कि जब भी अल्लाह ने ये मौका दिया तो मैं बजाय ये कि जी एशियन टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को या लाहौर को पेरिस बना देंगे, हमारा हमेशा किबला एक ही था कि इस मुल्क को हमने जिस वजह से ये मुल्क बना था, हमने उस तरफ इसको लेके जाना है। तो जब हमें पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली तो आप सबको पता है कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, ताकतवर गवर्नमेंट नहीं थी। और सब ने ये कहा शुरू में मुझे कि ये आप हुकूमत ले ही ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना। तो मैं तो उस वक्त इंजर्ड था, तो मुझे बड़े लोगों ने ये एडवाइस ली कि आपकी बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत चलाना, और पख्तूनख्वा के लोग एक दफ़ा ही बारी देते हैं, दूसरी बारी नहीं देते वो, तो आपको वैसे ही एक बारी के बाद आपकी सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो जब 2018 का इलेक्शन आया तो सारी दुनिया को एक ताज्जुब हुआ कि एक हुकूमत जो कि कोलिशन थी वो 2/3 अक्सरियत लेके आ गई। तो उसकी वजह क्या थी? मैं ज़रा आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या थी। मैंने सुनना पड़ा कि जब हमारी हुकूमत आई केपी में कि जी ये किधर है नया पख्तूनख्वा, हर वक्त हमें ताने दिए गए। लेकिन वोटर ने आखिर में फैसला क्यों किया? और शऊर रखते हैं यहाँ के लोग, ज़्यादा जमहूरियत का जहन है इस तरफ, पख्तूनख्वा की तरफ, क्योंकि आपका सोशल सिस्टम ऐसा है, जरगा सिस्टम है, एक जमहूरियत, सोच जमहूरी है लोगों की। तो क्यों उन्होंने 2/3 अक्सरियत दी? यूएनडीपी की रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट शाया की कि 2013 से 2018 जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था। तो इसलिए लोगों ने वोट दी, क्योंकि हमारे 5 साल में सारे पाकिस्तान के सूबों से ज़्यादा यहां हमने गुर्बत को कम किया। और ये याद रखें कि 2013 में जब हुकूमत मिली तो सबसे ज़्यादा तबाही वॉर ऑन टेरर की पख्तूनख्वा में थी। यहां पुलिस वालों की बहुत बड़ी कुर्बानी थी, 500 पता नहीं 600 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। वो पुलिस अपने आप को बचाती थी, तो शहरियों को क्या बचाना है? और शुरू में तो यहाँ की पख्तूनख्वा की कैबिनेट को अगर आपने मिनिस्टर्स को मिलना हो तो वो यहाँ पेशावर में नहीं आपको मिलते थे, वो कुसार मार्केट इस्लामाबाद में मिलते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ था यहाँ उस वक़्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो गया और हुकूमत ने गवर्नेंस सिस्टम भी ठीक कर दी। और सबसे बड़ी बात कि पहली दफ़ा 30% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल सिर्फ एक वजह से बनाया था कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया, बड़ी तकलीफ में थी वो। तो मैं एक हॉस्पिटल गया, मेयो हॉस्पिटल में, कैंसर के स्पेशलिस्ट को मिलने। तो उधर मुझे एक बूढ़ा आदमी नज़र आया जिसके भाई को कैंसर थी। तो वो सारा दिन मजदूरी करता था और सारा शाम भाई के साथ बैठता था।
تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن کے پاس پیسہ بھی ہے، تو اگر ہمارے لیے اتنا مشکل ہے گھر میں کینسر، تو غریب گھرانوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا کہ میں نے تب سوچا کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، وہ کم از کم ایک ایسے ادارے میں جائے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کو مہنگا کینسر کا علاج ہو سکے۔ تب بھی جب ہاسپٹل بنا تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ایک معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ غریب گھرانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا علاج نہیں ہوگا کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہیلتھ انشورنس، اور تب جب ہم نے شروع کی تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ پختونخوا کے لوگوں کو، جو نچلے کمزور طبقہ تھا، اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا، اور 30% یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی کہ 30% لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہیلتھ انشورنس سے۔ اور اس کے بعد جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور محمود خان، میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو ہم نے پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس دینی ہے، اور آپ کی وجہ سے پھر میں نے پنجاب کو بھی کہا کہ آپ بھی سارے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں اب 1 جنوری سے وہاں شروع ہو رہے ہیں کارڈ، ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن، اور 3 مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی، سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے، لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا۔ محمود خان، آپ کی گورنمنٹ کو اور غریب کی دعا یہ یاد رکھے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے، دوائیں اس کی سنتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے شروع کیا، اور اب آپ کی وجہ سے پختونخوا میں گیا، اب بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی یہ صوبے پیسہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا۔ گلگت بلتستان میں بھی، آزاد کشمیر میں، جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے وہاں سارے گھرانوں کو، ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کی مثال دی جائے گی دنیا میں، کیونکہ وہاں ہیلتھ انشورنس پریمیم سے پیسے دے کے لینا پڑتا ہے، یہاں گورنمنٹس خود ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو اب وہ راستہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، پہلے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پھر مہنگائی آ گئی، پہلے کرونا آیا، بڑا زور لگایا میرے پہ لوگوں نے کہ جی لاک ڈاؤن کر دو، بند کر دو، جس طرح ساری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا نریندر مودی نے، تو میں بھی کر دوں تاکہ کرونا نہ پھیلے۔ اور بڑا مجھے برا بھلا بھی کہا گیا، 3 مہینے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے، کسی نے کہا اس کے اوپر FIR کاٹ دو جو بھی کرونا سے مرتا ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا۔ لیکن آج میں اپنی ٹیم کو، جو NCOC میں ہماری ٹیم تھی، جس طرح ایک ہر روز ہم نے ڈیٹا دیکھا، سائنٹیفک فیصلے کیے، دنیا سے ہٹ کے فیصلے کیے، اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ملک جس نے سب سے بہتر طریقے سے کرونا کی جو وبا سے جو اپنے ملک کو نکالا ہے وہ پاکستان ہے۔ اکانومسٹ میگزین، اس نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے، یعنی دنیا کا ٹاپ ملک ہے، 190 ملکوں میں سے، جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو کرونا سے بھی بچا لیا اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیا۔ تو ہم وہاں سے نکلے، ہندوستان میں غربت آئی اور ابھی بھی بہت برا حال ہے، معیشت ابھی بھی نہیں ریکور کر رہی، جو انہوں نے لاک ڈاؤنز لگائے، جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس کے نریندر مودی جس طرح کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں۔
लेकिन एक कोरोना का एक ऐसा दुनिया के अंदर एक ऐसा मसला बना जिससे पाकिस्तान भी ना बच सका। और वो क्या मसला है कि जैसे ही लॉकडाउन हुए, कारोबार बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, आपने देखा एयरपोर्ट्स बंद हो गए। उससे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब कि जब कारोबार से मसलन एक मुल्क दूसरे मुल्क को चीज़ें बेचता है, वो बंद हो गई। तो उससे जब सप्लाई चेन बंद हुई, कीमतों चीज़ों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीज़ें महंगी हो गई। तो उसका हमें भी असर पड़ना था। यानी तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने में, कोयला दुगना हो गया, गैस दुगने से भी ज़्यादा हो गई, गैस बल्कि कई जगह 3-3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। फिर जो घी है 70-75% पाकिस्तानी बाहर से इंपोर्ट करता है, वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका अब क्या गवर्नमेंट करती? हमने जितनी चीज़ें पाकिस्तान में थी, हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते? हालांकि हमने पेट्रोल पे, डीजल पे, आप अगर दुनिया में देखें तो जो स्वाय वो मुल्क जिनकी अपनी प्रोडक्शन है डीजल की, यानी उनकी ज़मीन से तेल निकलता है, उनके अलावा पाकिस्तान में सबसे, बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने सारे टैक्सेस नीचे ले आए। सिर्फ ये कि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। तो हमने फिर तीन महीने पहले प्लान बनाया कि हम अब कैसे लोगों का ये महंगाई का बोझ कम कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक प्लान बनाया, ये जो एहसास राशन है, हमने 120 अरब रुपए इसके लिए निकाले और हमने फैसला किया कि तकरीबन आधे अपने ख़ानदान पाकिस्तान में, उनको 30% कम पे आटा, घी और दालें दी जाएं, ताकि वो ये मुश्किल वक्त जो है, जो हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है, ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो तब तक कम अज़ कम जो 3 चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन, और इसमें मैं सबको अपील करता हूँ, अपनी MPs, अपने कारकुनों को, कि अपने ज़िलों में जाएं और लोगों को रजिस्टर करवाएं। जिसने रजिस्टर नहीं किया उन्हें कहें कि जो जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपये से कम आमदनी है वो रजिस्टर करें, ताकि उनको हम शामिल करें इसमें। और फिर जो करियाना स्टोर्स हैं, जिनके ज़रिए जिधर आटा आपको और ये जो 3 चीज़ें रियायत मिलेगी, वो स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाए नेशनल बैंक के साथ। इश्तिहार भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने कारकुन, अपने MPs इस पर पूरी तरह शिरकत करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जो आपके हल्के के लोग हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप उनको कम से कम, वो जब मुश्किल में हैं तो जब आप उनको बताएंगे तो कम से कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और वो शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है। वो है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है? इसमें हमने 2 करोड़ घरानों को, हमने नहीं सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख ख़ानदान, 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमज़ोर तबका है, 20 लाख ख़ानदानों को हम हर एक ख़ानदान को 4 चीज़ें दे रहे हैं। एक, सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में है तो अपनी किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर पे चीज़ें ख़रीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी 5 लाख कर्जा उसके लिए। और शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है। फिर उस ख़ानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, उसको कोई हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। फिर उसी ख़ानदान के अंदर एक घर के लिए कर्जा,
27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए। और फिर हमारी कोशिश ये है कि, और फिर हेल्थ कार्ड वो तो खैर हम दे ही रहे हैं, तो यानी कि उस 20 लाख खानदानों को पूरी प्रोटेक्शन दे ताकि उनको हम ऊपर उठा सकें। मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अभी हम इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इससे हम बहुत ज़्यादा अलाउंसेस बढ़ाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, जब हमारी हुकूमत आई तो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी हम टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। तो यानी पहले साल अगर हमने 4,000 अरब रुपया इकट्ठा किया, पहला साल हमारा जो टैक्स पे, तो उसमें से 2,000 अरब रुपया चला गया कर्जों की किस्तों पे, तो सिर्फ 2,000 बच गया हमारे लिए। इस बार ही हमने उससे बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पे और सूद अदा करने में। लिहाजा जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए वो कम है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी आप आमदनी बढ़ रही है, हमारा टैक्स बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा मुल्क जिस तरह मैंने कहा सही रास्ते पे निकल गया है, तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमज़ोर तबके को, उनके लिए अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनके सहूलतें दें, उनके लिए और ज़िंदगी आसान करें। और हमने एक और जो भी महमूद खान ने बात की स्कॉलरशिप्स की, तो हमारे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं। इस वक्त 63 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम। 47 अरब रुपया हमने इसके लिए एलोकेट किया स्कॉलरशिप्स के लिए। 63 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और इसका सिस्टम मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से स्कॉलरशिप के सिस्टम में मेरिट के ऊपर कई नहीं दी जाती थी। अब ये मुख्तलिफ हेड्स में स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। मसलन रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप्स भी हैं, हायर एजुकेशन की भी स्कॉलरशिप्स हैं, पख्तूनख्वा अपनी स्कॉलरशिप्स दे रहा है। वो सारी जितनी भी हमारे सूबों में जिधर हमारी गवर्नमेंट है सवाए सिंध के, वो सारी स्कॉलरशिप्स अब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उसका डेटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ मेरे ऑफिस में। और उस पे फिर ऑनलाइन हम जो भी स्कॉलरशिप्स लेंगे या जो भी कहना चाहेंगे कि जी हम डिज़र्व करते थे हमें नहीं मिली, वो सारी एक पूरा मेरा ऑफिस होगा जो सिर्फ ये देखेगा कि स्कॉलरशिप्स मेरिट पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। फिर उन भी लोगों को, वो नौजवान जो पढ़ रहे होंगे, अगर उनके पैसे ख़त्म हो गए और वो पढ़ नहीं सकते, वो अप्लाई कर सकेंगे हमारे उस ऑनलाइन के ऊपर कि जी मुझे पढ़ाई के लिए अब स्कॉलरशिप चाहिए। तो उनके सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होगा, डेटा मेरा उधर इकट्ठा होगा, ऑनलाइन लोग हमारे से कम्युनिकेट कर सकेंगे अगर वो समझेंगे मेरिट पे मिली या नहीं। और फिर मैं सूबों के साथ, सीएम पंजाब के साथ, सीएम पख्तूनख्वा के साथ, बाकी जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर हैं, आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर, हम उनसे इन टच रहेंगे कि इंश्योर करेंगे कि स्कॉलरशिप्स, और ये सबसे ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए, मेरिट के ऊपर दी जाए। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारा आमदनी बढ़ती जाए और ज़्यादा हमने पैसा बच्चों की तालीम पे लगाना है, और ख़ास तौर पे उस तबके की जिनको अभी तक आला तालीम नहीं मिल सकती थी। मैं आखिर में फिर से अपने सारे एमपीज़ को और मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ये जो हमारा एहसास है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रोग्राम, क्योंकि इस वक्त जिस तरह लोगों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का, तो आप ये सारों को ऑर्डर, चीफ मिनिस्टर साहब आप सबको कहें, एमपीज़ मिनिस्टर्स के अपने हलकों में जाएं और ये लोगों को कहें रजिस्टर करें, इसके ऊपर 8171 के ऊपर रजिस्टर करें, और फिर करियाना स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाएं, ताकि जितने ज़्यादा करियाना स्टोर रजिस्टर होंगे उतनी जगह आउटलेट से लोगों को ये 30% 3 मेन दालें, घी और आटे के ऊपर उनको कंसेशन मिल सकेगी। आखिर में मैं एक और चीज़ भी ये कह दूं कि हमारा आगे जो
اب تک پاکستان میں بدقسمتی سے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے. یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. پہلی تو 50 سال کے بعد اس ملک میں 50 سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہماری سارا جو بارشیں اور پانی گلیشیئرز کا بھی ہوتا ہے وہ سال میں 3 مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کم ہو جاتا ہے دریاؤں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزروارز بنائیں, پانی کو روکیں. چین کے اندر 5000 بڑے ڈیمز ہیں, ہمارے 2 اور اب یہ 3 بن رہے ہیں. تو 5000 بڑے ڈیمز ہیں اور 80,000 سارے چھوٹے بڑے ملا کے. تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں. ہماری بڑھتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری کلائمیٹ چینج کے لیے جو 10 بلین سونامی, جس میں پختونخوا سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائے ہیں اب تک, اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی, دریاؤں کی, ہوا کی, پولوشن کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پھر انڈسٹری کی طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں. ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے, آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. شکریہ.